नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, ग्राम पंचायत अधिकारी यानी कि बीपीओ की परीक्षा जो कि जनवरी लास्ट वीक या फिर फरवरी में संभावित है, उसका सिलेबस पूरी तरह से चेंज हो चुका है। इसमें जो नया टॉपिक ऐड हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पंचायती राज विभाग, जिसमें टोटल 100 में से 65 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। यानी 100 नंबर के क्वेश्चन में 65 नंबर पंचायती राज विभाग से पूछा जाएगा। इसलिए यह टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। टोटल इसमें 6 टॉपिक हैं पंचायती राज विभाग से, जिससे 65 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसीलिए हम आपके लिए लेके आए हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स की क्वेश्चन, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। टोटल 1500 क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं। सारे क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। आज 50 क्वेश्चन हम लेके आए हैं आपके लिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया? तो किसने लागू किया? एक काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो लॉर्ड रिपन ने। देख लेते हैं। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन को भारत में वर्ष 1882 में लागू किया था। गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं तथा इससे आशय ऐसे शासन से है जिसमें राजनीतिक शक्ति का विस्तार आम आदमी के हाथों तक हो, जिससे वह अपनी स्थानीय समस्याओं का निराकरण स्वयं कर सकें, वह प्रशासन में निर्णायक भूमिका अदा कर सकें। नेक्स्ट है, वर्ष 1882 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिससे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये लॉर्ड रिपन के द्वारा। देख सकते हैं, वर्ष 1882 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह पहला अवसर था जब स्थानीय स्वशासन का निर्वाचित निकाय अस्तित्व में आया। यह प्रस्ताव लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है, स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? सभी को पता है, लॉर्ड रिपन। रिपीटेड क्वेश्चन है। स्थानीय शासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इसे 1882 में लागू किया गया। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया? इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया। डिटेल पढ़ लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसे और व्यापक और सुदृढ़ बनाया गया और आज़ादी के बाद 2 अक्टूबर 1952 को देश के 55 विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 अक्टूबर 1952 को देश के 55 विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। शुरुआत कर पंचायती राज की पृष्ठभूमि तैयार की गई। वर्ष 1992 में संविधान में 73वां और 74वां संशोधन कर भारत में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ध्यान दीजिएगा, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत होती है। उसके बाद 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन होता है, जिससे स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि इसका प्रमुख उद्देश्य स्थानीय जनता की विकास में जनभागीदारी एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना है। ठीक है। नेक्स्ट है, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, स्थानीय जनता की। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है स्थानीय जनता की। देख सकते हैं आप, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय जनता की पूर्ण सहयोग की आवश्यकता होती है। इस व्यवस्था का मुख्य लाभ यह है कि ग्रामीण जनता की पहुंच शासन तक हो जाती है। इससे ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान सही समय पर संभव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्ति का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, ये सभी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। स्थानीय स्वशासन में विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था तथा सहभागिता मूलक लोकतंत्र का आदर्श अंतर्निहित है। शक्ति का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास, भारत में पंचायती राज इन तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है, किसने यह विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा? तो ये गांधी जी। ऑप्शन डी करेक्ट है। डिटेल देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने यह विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा। इनकी ग्राम विकास की अवधारणा में ग्राम सबसे महत्वपूर्ण अंग है।
गांव के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ये गांधी जी का मानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है? किसे माना जाता है? स्थानीय स्वशासन को। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना कब की गई? शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1907 में। देख लेते हैं। शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना वर्ष 1907 में की गई थी। इस आयोग के अध्यक्ष हॉब हाउस एवं 5 अन्य सदस्य थे। आयोग का मुख्य कार्य था कि विकेंद्रीकरण करके अथवा ना करके सरकारी व्यवस्था को सरल बनाया जा सकता है अथवा नहीं। नेक्स्ट है, किस अंग्रेज द्वारा यह घोषित किया गया कि ब्रिटिश सरकार की नीति का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है? तो यह है मॉन्टेग्यू। वर्ष 1917 में मॉन्टेग्यू द्वारा घोषणा की गई कि ब्रिटिश सरकार की नीति का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन की श्रेष्ठ प्रणाली का वर्णन किन ग्रंथों में मिलता है? तो रामायण में, महाभारत में और अर्थशास्त्र, ये तीनों में स्थानीय स्वशासन की श्रेष्ठ प्रणाली का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, किस अभिलेख से चोलकालीन स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है? उत्तर मेरूर अभिलेख। उत्तर मेरूर अभिलेख जो है चोल से संबंधित है, इसी में स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। देख सकते हैं डिटेल। चोल सम्राट परांतक के शासन के 12वें एवं 22वें वर्ष के प्रसिद्ध उत्तर मेरूर अभिलेखों से चोलकालीन स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम प्रशासन का समग्र चित्र उपलब्ध होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, चोल अभिलेखों में कितने प्रकार के ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है? तो 3 प्रकार का। देख लेते हैं डिटेल। चोल अभिलेखों में 3 प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है। ये सभाएं थी उर सभा और नगरम। उर सभा और नगरम ये अलग अलग है। तो उर जो थी सर्वसाधारण लोगों की आम सभा थी। सभा या महासभा ब्राह्मणों या वयस्क पुरुषों की सभा थी। नगरम व्यापारी समुदाय की महत्वपूर्ण प्रशासकीय सभा थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बीपीओ के अलावा दूसरे भी एग्जाम में ये पूछ लेते हैं, उर किसकी सभा थी? तो उर जो थी सर्वसाधारण लोगों की सभा थी, जबकि सभा जो है ब्राह्मणों की, जबकि नगरम जो थी व्यापारी समुदाय की महत्वपूर्ण प्रशासकीय सभा थी। नेक्स्ट है, चोल काल में नगरम किस प्रकार की संस्था थी? तो ये व्यापारियों की थी, अभी आपने देख लिया। नेक्स्ट है, चोलकालीन ग्रामीण संस्था उर की कार्य समिति को क्या कहा जाता था? इसको आलूगड़म और गड़म दोनों कहा जाता था। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए या बी दोनों। देख लेते हैं डिटेल। उर चोलकालीन ग्रामीण समाज की आधारभूत इकाई थी। उर की कार्य समिति को आलूगड़म या गड़म कहा जाता था। यह गैर ब्राह्मणों की सभा थी तथा इसमें सामान्य लोग भाग लेते थे। नेक्स्ट है, चोलकालीन ग्रामीण संस्था सभा या महासभा की कार्य समिति को क्या कहा जाता था? तो इसको वारियम कहा जाता था। चोलकालीन ग्रामीण संस्था सभा या महासभा की कार्य समिति को देख लेते। चोलकालीन ग्रामीण संस्था सभा या महासभा की कार्य समिति को वारियम कहा जाता था। डायरेक्ट पूछ लेगा कि चोलकालीन ग्रामीण संस्था सभा महासभा की कार्य समिति को क्या कहा जाता था? तो वारियम कहा जाता था। तमिल में इसका अर्थ आय होता है। वारियम कार्य समिति के सदस्यों को वारिय पेरुमक्कल कहा जाता था। परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर लेख में वारियम यानी कार्य समिति के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी योग्यता दी गई है। नेक्स्ट है, वारियम के सदस्यों को चुनने के लिए प्रत्येक गांव को कितने वार्डों में बांटा जाता था? तो 30 वार्डों में बांटा जाता था। डिटेल देखते हैं। वारियम के सदस्यों को चुनने के लिए प्रत्येक गांव को 30 वार्डों में बांटा जाता था। प्रत्येक वार्ड से एक प्रतिनिधि चुना जाता था तथा कुल 30 सदस्य विभिन्न कार्य समितियों हेतु चुने जाते थे। नेक्स्ट है, किस अधिनियम में पहली बार स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना की मान्यता दी गई है? तो किस अधिनियम में? सबसे पहले 1793 की अधिनियम में। देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1793 के चार्टर एक्ट में पहली बार स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना की मान्यता प्रदान की गई थी, किंतु वास्तविक रूप में स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना के लिए गंभीर प्रयास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आरंभ हुआ। नेक्स्ट है, आधुनिक नगर पालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं का विकास किस काल में हुआ? तो ये ब्रिटिश काल में हुआ। आधुनिक नगर पालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं का विकास देख लेते हैं। आधुनिक नगर पालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं का विकास ब्रिटिश काल में हुआ। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1687 में सर्वप्रथम मद्रास में इसके लिए पहला कदम उठाया गया। 1687 में मद्रास यानी कि आधुनिक चेन्नई में।
नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य में गांव की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई थी। तो नाड जो है विजयनगर साम्राज्य में गांव की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई थी। विजयनगर साम्राज्य में गांव की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई नाड थी तथा इसके सदस्यों को नातवार कहा जाता था। ये स्थानीय संस्थाएं शासकीय नियंत्रण से बाहर नहीं होती थी, यानी कि शासकीय नियंत्रण के अंदर होती थी। मौर्य काल में नगर प्रशासन कौन होता था? मौर्य काल में नगर प्रशासक कौन होता था? तो नागरक, जो मौर्य काल में नगर का प्रशासन संभालता था उसको नागरक बोलते थे। देख लेते हैं, मौर्य काल में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाएँ चलाती थी। नगर सभा का प्रमुख नागरक कहलाता था। मेगास्थनीज द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार पाटलिपुत्र की नगर सभा 6 उप समितियों में विभक्त थी। टोटल 6 उप समिति में विभक्त थी। प्रत्येक उप समिति में 5-5 सदस्य होते थे, यानी टोटल 30 सदस्य होते थे नगर परिषद के। नेक्स्ट है, मुंबई में नगर निगम की स्थापना की गई। कब की गई थी? 1726 ईस्वी में। मुंबई में नगर निगम की स्थापना 1726 ईस्वी में की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में सर्वप्रथम 1687 में मद्रास में प्रथम नगर निगम की स्थापना की गई, जिसे स्वायत्त शासन का प्रारंभ माना जाता है। 1687 में मद्रास में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, स्थानीय सरकार का संबंध होता है स्थानीय जनता से, स्थानीय विषयों से, स्थानीय समस्याओं से, इनमें से सभी से। तो इनमें से सभी से। किसी राज्य में जब किसी स्थान विशेष को शासन वहीं के नागरिक अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करते हैं तो इस प्रकार की व्यवस्था को स्थानीय सुशासन की संज्ञा दी जाती है। स्थानीय सरकार का संबंध स्थानीय जनता से, स्थानीय विषयों से तथा स्थानीय समस्याओं से संबंधित होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस काल में स्थानीय संस्थाओं का महत्व कुछ कम हो गया था? मौर्य काल, गुप्त काल, राजपूत काल, ब्रिटिश काल? तो राजपूत काल में। राजपूत काल में स्थानीय संस्थाओं का महत्व कुछ कम हो गया था। राजपूत काल में विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी। इस विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था का आधार सामंतवाद था, जिसके कारण स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का विकास नहीं हो सका। मुगल काल में ग्राम प्रशासन के लिए 3 अधिकारी उत्तरदायी थे। निम्न में से कौन सा अधिकारी उन तीनों में से नहीं है? मुकद्दम होता था, चौधरी होते थे, पटवारी होते थे, कोतवाल पुलिस विभाग का अधिकारी होता था। नीचे देख लेते हैं, मुगल काल में ग्राम प्रशासन के लिए 3 अधिकारी मुकद्दम, चौधरी और पटवारी उत्तरदायी थे। कोतवाल इसमें शामिल नहीं है क्योंकि कोतवाल की नियुक्ति नगरों में की जाती थी। नेक्स्ट है, वर्ष 1920 में कौन कौन से प्रांतों में पंचायतों की स्थापना के लिए कानून बनाए गए? तो संयुक्त प्रांत, असम, बंगाल, इन सभी में। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली अपनाई गई, जिसको मॉन्टेग्यू जेम्स वोट सुधार कहते हैं। 1919 को अपनाई गई, जिसमें स्थानीय विषय को हस्तांतरित विषय के तहत रखा गया। वर्ष 1920 में संयुक्त प्रांत, असम, बंगाल, बिहार, मद्रास और पंजाब में पंचायतों की स्थापना के लिए कानून बनाए गए। देख सकते हैं कौन कौन से। 1920 में संयुक्त प्रांत यानी कि आधुनिक उत्तर प्रदेश, असम, बंगाल, बिहार, मद्रास और पंजाब में। नेक्स्ट है, वैदिक काल में ग्राम का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता था? तो ग्रामणी जो होता था ग्राम का प्रशासनिक अधिकारी होता था। डिटेल देखते हैं, ऋग वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था में प्रत्येक ग्राम का एक अधिकारी होता था, जिसे ग्रामणी कहते थे। ग्रामणी का पद अत्यंत महत्वपूर्ण होता था क्योंकि वह ग्राम का एकमात्र प्रशासनिक अधिकारी होता था। इसका कार्य सैन्य एवं प्रशासन संबंधी था, सैन्य और प्रशासन दोनों संबंधी था। मौर्य शासन में ग्राम अधिकारी होता था, तो ग्रामिक जो है मौर्य शासन में ग्राम का अधिकारी होता था। मौर्य काल में कौटिल्य यानी कि चाणक्य के द्वारा लिखित अर्थशास्त्र से पता चलता है कि राज्य ग्रामीण जीवन में बहुत कम हस्तक्षेप करता था। शासन के सुविधा के लिए प्रांतों के उप विभाग किए गए थे, जो इस प्रकार थे। प्रांत जो है जनपद में बटा था, जनपद द्रोणमुख में, द्रोणमुख खारवटिक में, खारवटिक जो है ग्राम में बटा था। ग्राम का अधिकारी ग्रामिक कहलाता था। बंगाल में पारंपरिक गांव पंचायती प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई थी? 1870 ईस्वी में। बंगाल में पारंपरिक गांव पंचायती प्रणाली की शुरुआत 1870 में बंगाल चौकीदार अधिनियम में हुई। इस चौकीदारी ने जिला मजिस्ट्रेट को गांव में मनोनीत सदस्यों की पंचायत स्थापित करने के लिए सशक्त किया। नेक्स्ट है, गुप्त काल में ग्राम सभा को मध्य भारत में क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में ग्राम सभा को मध्य भारत में क्या कहा जाता था? पंचमंडली कहा जाता था, पंचमंडली। देखते हैं, गुप्त काल में ग्राम सभा को मध्य भारत में पंचमंडली कहा जाता था। ग्राम का सर्वोच्च अधिकारी महात्तर या ग्रामिक होता था। महात्तर या ग्रामिक
उसकी सहायता के लिए एक ग्राम पंचायत होती थी जो अपने अधिकार क्षेत्र में पूर्णतः स्वतंत्र होती थी। चोल साम्राज्य में ग्राम सभा का क्या कार्य नहीं था? तो क्या कार्य नहीं था? या भूमि कर का संग्रह करती थी, सही है। मंदिरों के रखरखाव तथा उसकी आय व्यय का उचित प्रबंधन, ये भी सही है। डी ऑप्शन देखते हैं, मध्यस्थ नामक कर्मचारी द्वारा ग्राम सभा के कार्यों में सहायता प्रदान किया जाता था, ये भी सही है। जबकि ग्राम भूमि का सर्वेक्षण इसका कार्य नहीं था, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। देख लेते हैं, चोल साम्राज्य में भूमि सर्वेक्षण का कार्य केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता था, किंतु भूमि के वर्गीकरण या उसकी श्रेणी में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक थी। सर्वेक्षण का कार्य तो जो है केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता था, लेकिन भूमि के वर्गीकरण या किसी श्रेणी में किसी भी परिवर्तन के लिए ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक होती थी। अतः ग्राम सभा का सर्वेक्षण ग्राम सभा का कार्य नहीं था। वारियम स्थानीय प्रशासन व्यवस्था समिति में बुजुर्ग व विद्वान सदस्यों की संख्या कितनी थी? टोटल संख्या थी 12। वारियम के 30 सदस्यों में से 12 बुजुर्ग व विद्वान सदस्य को वार्षिक समिति संवत्सवारियम जिसे बोलते थे के लिए निर्वाचित किया जाता था। नेक्स्ट है, विजयनगर शासन में मेला ग्राम में कितने ग्राम आते थे? टोटल 50 ग्राम आते थे। एक मेला ग्राम में 50 ग्राम आते थे। विजयनगर साम्राज्य में मेला ग्राम में 50 ग्राम आते थे। विजयनगर साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई उर या ग्राम थी। प्रत्येक गांव को अनेक वार्डों या मोहल्लों में बांटा गया था। नेक्स्ट है, विजयनगर शासन में गांव की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? गांव की सबसे बड़ी इकाई नाडु थी। विजयनगर शासन में गांव की बड़ी राजनीतिक इकाई गांव थी। इसकी सभा को नाडु तथा इसके सदस्यों को नातवार कहा जाता था। इसके अधिकार ग्राम सभा की भांति होते थे, किंतु इसका अधिकार क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता था। यह स्थानीय संस्थाएं शासकीय नियंत्रण के बाहर नहीं होती थी। नियमानुसार व्यवस्था न कर पाने पर इन्हें दंडित भी किया जा सकता था। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन में पटवारी का कार्य क्या होता था? तो पटवारी का कार्य होता था, ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी कि केवल एक ग्राम प्रधान की सहायता करना। देख लेते हैं, मुगल शासन में गांव को एक स्वायत्त संस्था माना जाता था। इसके प्रशासन का उत्तरदायित्व मुगल अधिकारियों को नहीं दिया जाता था। गांव का मुख्य अधिकारी ग्राम प्रधान होता था। उसकी सहायता के लिए पटवारी होता था। पटवारी का जो मुख्य काम था ग्राम प्रधान की सहायता करना। मुगल शासन व्यवस्था में गांव की परती भूमि एवं चारागाह भूमि का किसका अधिकार होता था? तो राज्य का अधिकार होता था। मुगल शासन व्यवस्था में गांव की परती भूमि एवं चारागाह भूमि पर राज्य का अधिकार होता था। भू राजस्व प्रशासन की मुख्य इकाई ग्राम थी, जिसमें माल गुजारी से संबंधित 2 अधिकारी होते थे, एक मुकद्दम और एक पटवारी। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड कौन संभालता है? तो सचिव संभालते हैं। ग्राम सचिव का मुख्य कार्य ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्तावों का रिकॉर्ड रखना और उसे क्रियान्वयन में मदद करना होता है। ग्राम सचिव के द्वारा गांव में विकास कार्य हेतु आने वाली नई योजनाओं को लागू करने के साथ साथ उनसे मिलने वाले लाभ के बारे में लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जाता है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत व ग्राम सभा की बैठक बुलाने और जो भी निर्णय हुए उसका रिकॉर्ड कौन रखता है? ग्राम सचिव रखते हैं। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोतों में शामिल है घरों व बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायतों से आती है। तीसरा है, समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसमें डिटेल देखते हैं। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोतों में घरों व बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि तथा समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान आदि शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकार द्वारा ग्राम पंचायत का सचिव नियुक्त किया जाता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। दूसरा है, ग्राम पंचायत कई वार्डों में विभक्त होती है। प्रत्येक वार्ड अपना प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। तीसरा है, सचिव का कार्य ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत बैठक बुलाना व पंचायतों की चर्चा एवं निर्णय का रिकॉर्ड रखना होता है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो तीनों सही हैं।
डिटेल देखते हैं। ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव जो होता है यानी कि ग्राम पंचायत अधिकारी सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ग्राम पंचायत वार्डों में विभक्त होती है तथा प्रत्येक वार्ड अपना प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। सचिव का मुख्य कार्य ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव का रिकॉर्ड रखना और उसे क्रियान्वयन में मदद करना होता है। नेक्स्ट है, एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा क्या कहलाती है? तो ग्राम सभा कहलाती है। एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाली सभी वयस्कों की सभा, जिनका नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज है, ग्राम सभा कहलाती है। ग्राम सभा में एक या एक से अधिक गांव शामिल किए जा सकते हैं। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था है तथा ग्राम सभा ग्राम पंचायत के कार्यों का निरीक्षण तथा मूल्यांकन करती है। नेक्स्ट है, पंचायत के सदस्यों को डैश भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? पंच भी कहा जाता है। एक ग्राम पंचायत में 7 से 17 सदस्य होते हैं, जिन्हें गांव के वार्डों से चुना जाता है और उन्हें पंच कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर क्षेत्र पंचायत का होता है, जिसे क्षेत्र पंचायत समिति कहते हैं। नेक्स्ट है, संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं, इसीलिए पंचायत समिति संबंधी कानून हर राज्य में अलग हो सकते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ना तो एक सही है ना तो दूसरा सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। अनुच्छेद 243 भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करता है। प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत के गठन का प्रावधान है। ऑप्शन डी करेक्ट, यानी कि पहला और दूसरा ऑप्शन जो दिया गया था दोनों गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राम सभा एक पंचायत के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनी होती है, जिसमें सिर्फ एक गांव या एक से ज़्यादा गांव शामिल हो सकते हैं। दूसरा है, गांव के व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक के हों या उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और ग्राम सभा का सदस्य होता है। इसमें कौन सा करेक्ट है? ना तो एक ना तो दो। रीजन क्या है? ग्राम सभा एक पंचायत के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनी होती है, जिसमें सिर्फ एक गांव या एक से ज़्यादा गांव शामिल होते हैं तथा किसी ग्राम के निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों वाले व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है। यानी निर्वाचक नामावली में आपका नाम भी दर्ज होना चाहिए, तभी आप वहाँ के ग्राम सभा के सदस्य कहलाएंगे। नेक्स्ट है, पंचायत समिति के ऊपर के स्तर को क्या कहते हैं? पंचायत समिति के ऊपर के स्तर को क्या कहते हैं? जिला परिषद या जिला पंचायत बोलते हैं। पंचायत समिति के ऊपर के स्तर को जिला पंचायत या जिला परिषद कहते हैं। पंचायतों की संरचना के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 243C में दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंचायतों की संरचना किस में दिया गया है? अनुच्छेद 243C में। ग्राम सचिव की नियुक्ति कौन करता है? ग्राम सचिव की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, वह सरकारी आदमी होता है। ग्राम सचिव की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, इसे ग्राम सेवक भी कहा जाता है। वे गांव के विकास के लिए कार्य करते हैं। ग्राम सचिव ग्राम पंचायत तथा सरकार के बीच कड़ी का काम करता है। ग्राम सचिव यानी जो आप बनने जा रहे हैं। पंचायती राज विषय किस सूची में आता है? किस सूची में आता है? राज्य सूची का विषय है पंचायती राज विभाग। पंचायती राज विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 को पुनः स्थापित कर 16 नए अनुच्छेद 243 से 243O तक और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की भागीदारी, सामुदायिक विकास, उपयुक्त सभी। तो भारत में पंचायती राज जो है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की भागीदारी, सामुदायिक विकास, इन सभी का प्रतिनिधित्व करता है। देख लेते हैं, भारत में पंचायती राज शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की भागीदारी और सामुदायिक विकास आदि का प्रतिनिधित्व करता है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थन का क्या कारण था? क्या कारण था? तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे। विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों को अधिक भागीदारी सुनिश्चित करता है। तो देख सकते हैं गांधी जी द्वारा सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थन का क्या कारण था? तो विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों को अधिक भागीदारी सुनिश्चित करता है, इसीलिए
गांधी जी इसको सपोर्ट करते थे। देख सकते हैं, गांधी जी द्वारा सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थन का कारण विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। तो टोटल 50 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद 50 क्वेश्चन फिर आएगा। टोटल जितने भी इसमें 1500 क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी बीपीओ की परीक्षा में। तो दोस्तों, बस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।